डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने। साथ ही अगर यह चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 115। वही खुशी के इस फैसले पर अक्षत पूरी तरह हैरान था। वह एकदम से अपनी जगह से उठकर हैरान होते हुए बोला, जान, ये क्या किया तुमने? वह बच्चा फैसला लिया है अपना। अब तो आप खुश हैं ना? अब वह कभी नहीं आएगा और ना ही मुझे आपसे दूर करेगा। उद्धरण चिन्ह। खुशी अपनी नाइट ड्रेस रिमूव करते हुए अक्षत के करीब आए और धीरे से उसके गले में अपनी बाहें लपेटते हुए उसकी आंखों में देखकर मुस्कुरा कर बोली, उद्धरण चिन्ह, छोड़िए उन सब बातों को। उसके बारे में सोचकर अपना मूड खराब मत कीजिए। आज आपकी फेवरेट पोजीशन ट्राई करते हैं। इतना कहकर वह अक्षत के नाइट ड्रेस के बटन को खोलने लगी और धीरे से उसके सीने पर किस करने को हुई कि अगले ही पल उद्धरण चिन्ह आ की आवाज के साथ खुशी मुंह के बल बेड पर गिरी हुई थी। उसने हैरानी से अक्षत की तरफ देखा है जो आज लाइफ में पहली बार उसे गुस्से से घूर रहा था। वह अगले ही पल टेबल पर रखा हुआ लाइट लैंप उठाकर गुस्से से पटकते हुए चिल्ला कर बोला, उद्धरण चिन्ह डॉट उद्धरण चिन्ह, जान, ये क्या बकवास कर रही हो? तुम पागल हो गई हो? वह बच्चा है तुम्हारा, तुम उसके साथ ऐसा कैसे? और अक्षत की बात सुन खुशी बिस्तर पर यूं ही मुंह के बल पड़े हुए बोली, उद्धरण चिन्ह, वाह अक्षु, बहुत जल्दी आपको याद आ गया कि वह मेरा बच्चा है। यही तो मैं आपको ना जाने कब से समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आपको तो वह अनचाहा बच्चा ना जाने कब से अपनी आंखों में खटक रहा था और आज जब मैंने उसे आपकी जिंदगी से दूर फेंक दिया है, आपको तो खुश होना चाहिए। अभी अभी आप ही ने तो कहा था कि मुझे आप दोनों में से किसी एक को चुनना होगा, तो मैंने आपको चुन लिया। तो अब आपकी आवाज में ये तकलीफ क्यों है? खुशी की बात सुन अक्षत अपनी जगह पर जम गया। उसे सच में समझ नहीं आ रहा था आखिर उस बच्चे के जाने पर उसे इतनी तकलीफ क्यों हो रही है। वह यही तो चाहता था कि उसके और उसकी जान के बीच कोई ना आए। तो फिर ये दर्द जो उसके सीने में था, ये क्या था? अक्षत अपनी जगह पर खामोश था कि तभी खुशी अपने होठों पर तिरछी मुस्कान लेकर अपनी जगह से खड़े होते हुए बोली, उद्धरण चिन्ह, नहीं समझ आ रहा ना आपको कि आपके सीने में ये चुभन कैसी है? आखिर यह कैसा एहसास है जिसने आपको आपकी जान पर चिल्लाने के लिए मजबूर कर दिया? क्यों अब अपनी जान को अपने करीब देखकर भी आपका दिल उसके साथ रोमांस करने के लिए बेचैन नहीं हो रहा? आखिर क्यों आपका दिल अब मुझे छूने को नहीं कर रहा? नहीं है ना इसका जवाब आपके पास? मैं बताऊं। खुशी धीरे से बिस्तर से उठी। उसके होठों के किनारे से खून निकल रहा था क्योंकि अक्षत ने उसे थप्पड़ मारा था, जो देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसे इस बात का एहसास ही नहीं था कि जाने अनजाने उसने अपनी जान पर हाथ उठा दिया था। वह हैरानी से खुशी के होठों को छूने ही वाला था जब खुशी अपने होठों पर एक कड़वी मुस्कान लिए अपने खून को उंगली की टिप पर उठाते हुए बोली, उद्धरण चिन्ह, आपको याद है जब से मैं आपकी जिंदगी में आई हूं, उसे पहले एक दिन से लेकर आज तक आपने कभी मुझ पर हाथ नहीं उठाया था? हाँ, एक बार उठाया था, वह भी तब जब मैं बेवकूफ़ी में आकर खुद को खत्म करना चाहती थी, क्योंकि मुझे लगा कि आप मुझे प्यार नहीं करते। उस वक्त अपने दिल के हाथों मजबूर होकर आपने तड़पकर मुझे थप्पड़ मारा था और अपने सीने से लगाकर कहा था कि मैं आपकी जिंदगी हूँ। उसके बाद मालूम है आपने अपना हाथ खुद ही ब्लेड से काट दिया था और अपने इन हाथों को भी वही दर्द दिया था जो शायद थप्पड़ मारते वक्त मुझे भी नहीं हुआ था। मेरे हर एक सेकंड के दर्द के बदले अपने खुद को घंटों की तकलीफ दी थी। उद्धरण चिन्ह, जानते हैं क्यों? क्योंकि आप मुझे खुद से भी ज़्यादा चाहते हैं। लेकिन आज आपने अपनी इस जान को उस बच्चे के लिए थप्पड़ मारा है। इसका मतलब समझते हैं आप? उद्धरण चिन्ह, इसका मतलब यह है अक्षु कि वह बच्चा भी आपकी जान है। अल्पविराम डॉट। खुशी की बात सुन अक्षत उसे ना समझी में देखने लगा और वह कुछ कहने ही वाला था जब खुशी मुस्कुराते हुए बोली, उद्धरण चिन्ह, एक्सेप्ट कर लीजिए अक्षु, वह बच्चा आपकी जान है। खुशी की बात सुन अक्षत उसे ना समझी में देखने लगा और वह कुछ कहने ही वाला था जब खुशी मुस्कुराते हुए बोली, उद्धरण चिन्ह, एक्सेप्ट कर लीजिए अक्षु, वह बच्चा आपकी जान है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। उद्धरण चिन्ह, अक्षु आप मानने को तैयार नहीं है, लेकिन आपका दिल जानता है। वह बच्चा कोई और नहीं है बल्कि उसके अंदर आप और मैं है, हमारा प्यार है, हमारा भरोसा है। याद कीजिए अक्षु, वह बच्चा रोता है तो किस तरह आपको अपने सीने में दर्द होता है। आपने आज तक मेरे करीब किसी को भी आने की इजाज़त नहीं दी, यहाँ तक कि निकिता को भी नहीं। वह तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना। उद्धरण चिन्ह,
लेकिन आपने उसे बच्चों को मेरे करीब आने की इजाज़त दी है, उसे मेरा दूध पीने की इजाज़त दी है, मेरी ममता के आंचल में सिमट जाने की इजाज़त दी है। जब आप यहाँ नहीं होते उसे मेरा ख्याल रखने की इजाज़त दी है। क्या आपको यह इजाज़त मामूली लगती है? आखिर क्यों आप सच्चाई को समझने की कोशिश नहीं कर रहे अक्षु? उद्धरण चिन्ह। मुझे आज भी याद है वह वक्त जब आप चले गए थे मुझे छोड़कर पूरे 2 सालों के लिए। बिना कुछ बताए, बिना कुछ कहे। सारी दुनिया ने कहा था कि आप वापस लौट कर नहीं आएंगे, क्योंकि आप जा चुके हैं इस दुनिया से। पर मैं जानती थी और मेरे पेट में पलने वाला वह अंश जानता था कि आप वापस जरूर आएंगे। उद्धरण चिन्ह। अगर नहीं आते तो मेरी सांसें भी रुक जाती, लेकिन वह सांसें चल रही थी। जानते हैं क्यों? क्योंकि आपका अंश प्यार बनकर मेरे अंदर पनप रहा था, हर पल हर घड़ी सांस ले रहा था। मैं चाह कर भी अपनी सांसों को रोक नहीं पा रही थी। एक वही तो था जो मेरे आंचल में आपका एहसास करवाता था। लेकिन एक दिन आप वापस लौटे, अपनी उन यादों से अनजान। मुझे अपनी बाहों में समेटा, मेरे करीब आने की कोशिश की। मैं पागल तो यही सोचकर मेरी जा रही थी कि मेरा ये शरीर जिसे मैं सिर्फ आपके लिए निछावर कर दिया उसे किसी और ने बर्बाद कर दिया है। लेकिन जब आपको सब कुछ याद आया, फिर भी ना कोई सवाल ना जवाब, कुछ बताना भी जरूरी नहीं समझा। क्या आपको हम दोनों माँ बेटे बेवकूफ़ लगते हैं? आपको लगता है कि आपके जो दिल में आएगा आप करेंगे? आपको लगता है मैं बेवकूफ़ हूँ? खुशी गुस्से में अक्षत का कॉलर पकड़ हिलाते हुए। उद्धरण चिन्ह। मिस्टर अक्षत जिंदल, आप शायद बोल रहे हैं अगर आप ब्लैक डेविल है तो मैं भी माफिया क्वीन खुशी जिंदल हूँ। आपको लगता है कोई इंसान आएगा और मुझे हाथ लगाकर अपनी मर्जी से इस्तेमाल करके निकल जाएगा और मैं उसे जाने दूंगी? अस्पताल में मेरे कोमा में रहते हुए आपने जो बातें भी मुझसे कही, उसके बाद मुझे इतना तो मालूम हो चुका था कि आप वापस लौट आए हैं। पर अफसोस कि मेरी कंडीशन ऐसी थी कि मैं चाहकर भी वापस लौट नहीं सकती थी। लेकिन फाइनली जब मैं ठीक हुई, होश में आते ही हमारी फर्स्ट किस के दौरान मैंने आपकी पीठ पर उन नाखूनों के निशान देखे थे जो मैंने डेविल की पीठ पर दिए थे। और जहां तक मैं आपको जानती हूँ मेरे अक्षु मेरे अलावा कभी किसी के करीब नहीं जा सकते। शक तो मुझे उसी दिन हो गया था, लेकिन कन्फर्म होने के लिए मैंने सबसे पहले अपने सोर्स से उस बेवकूफ़ आदमी को ढूंढने की कोशिश की जिसके अंदर मुझे हर पल आपका एहसास होता था। लेकिन हैरानी वाली बात यह थी कि आपका लौटने के बाद वह इंसान मुझे कहीं नहीं मिला। फिर एक दिन मुझे मालूम हुआ कि रुद्र और कबीर भी किसी डेविल नाम के आदमी को ढूंढ रहे थे और अचानक उन्होंने अपनी तलाश बंद कर। मुझे इस चीज़ पर शक हुआ और मैंने कबीर और रुद्र पर नज़र रखना शुरू किया। फिर एक दिन मैंने उन दोनों को आपसे सेक्रेटली बात करते हुए सुन लिया और उनके बात करने के लहजे से मुझे एहसास हुआ कि वह कभी भी मेरे अक्षु से इस तरह से बात नहीं कर सकते थे। अब मेरे शक के दायरे में आप थे। मैंने आप पर नज़र रखी। शक वाली बात यह भी थी कि आप पिछले 2 सालों से कहाँ थे। मुझे अपने सोर्स से मालूम हुआ कि डेविल एक कॉन्ट्रैक्ट किलर था जो कभी भी अपने टारगेट में फेल नहीं हुआ था। उसे मुझे करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था, तो जब वह कभी फेल ही नहीं हुआ तो उसने मुझे क्यों छोड़ दिया? सवाल कई सारे थे, लेकिन उसके जवाब सिर्फ आपके पास थे। मैं जानती थी जब तक आप ना चाहे आप मुझे सच्चाई तक पहुंचने नहीं देंगे, और आपके साथ मिले हुए आपके लोग भी आपकी सच्चाई मुझे नहीं बताएंगे। और इसीलिए मैंने कबीर की वाइफ अनन्या से मदद मांगी, क्योंकि मैं जानती थी अब वही है जो मेरी हेल्प कर सकती है। और क्योंकि कबीर अनन्या से खुद से भी ज़्यादा प्यार करता है, उसने अनन्या के सामने सारी सच्चाई उगल दी। कोष्टक। दोस्तों, ये सिचुएशन काफ़ी रोमांटिक थी क्योंकि अनन्या ने कबीर को अपने करीब आने नहीं दिया था और बेचारा प्यार का मारा दिल के हाथों मजबूर अपनी लव के सामने सब कुछ बक चुका था। इन बातों को बताते हुए खुशी ने कहा, सब कुछ जानने के बाद भी मैं इंतजार किया कि आप खुद मेरे सामने सच्चाई बयां करेंगे, लेकिन आपने तो मुझे कुछ बताना जरूरी ही नहीं समझा। उल्टा आपने मुझे इस कदर मजबूर कर दिया कि मैं अपने ही बच्चे को अपने हाथों से लावारिस बना दूं। यू नो वॉट अक्षु, आप सचमुच इडियट है, और मैं आपसे भी बड़ी इडियट जो आपसे प्यार करती हूँ, आपका इंतजार करती हूँ और आप पर सब कुछ ठीक कर देने का भरोसा रखती हूँ। लेकिन आप सचमुच पत्थर दिल है। आपको कुछ समझ नहीं आता, बस हर वक्त जान जान जान। अरे आप ये समझते क्यों नहीं कि जान के अलावा भी इस दुनिया में बहुत सी ऐसी चीज़ हैं जो इम्पोर्टेंट है, जैसे आपका बच्चा। पर नहीं, आपको तो बस रोमांस का भूत चढ़ा रहता है। आप अब तक मेरे बच्चे से इसलिए जल रहे थे न क्योंकि वह आपका टाइम ले रहा था, वह आपके बाद मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। पर काश आप इस बात को समझते हैं कि वह मेरे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि वह आपका अंश है, उसके अंदर भी आप है, हर पल हर घड़ी मेरे पास। उद्धरण चिन्ह।
लेकिन जब आपको अपना अंश मेरे पास रखना ही नहीं है तो ठीक है ना। भेज दिया मैंने उसे खुद से दूर। अब ले कीजिए जी भर का रोमांस। अब वह हमारे बीच नहीं आएगा, सुना आपने। वह पढ़ेगा उन्हें अनाथ बच्चों की तरह सड़कों पर भीख मांगेगा। द ग्रेट बिलियनियर बिजनेस टाइकून अक्षत जिंदल का बेटा, माफिया किंग ब्लैक डेविल का बेटा, उसका अंश, हमारी मोहब्बत की निशानी। सड़कों पर लावारिस बनकर घूमेगा। उसे दुनिया गंदी गंदी गालियां देगी और वह हर पल मेरी ममता को कोसेगा। वह खुद को बदकिस्मत रहेगा, माँ बाप होते हुए भी वह अनाथ कहलाएगा। समझे, हमारे जायज रिश्ते की पैदाइश दुनिया की नज़रों में नाजायज कहलाएगा। सुना आपने, नाजायज कहलाएगा वह। खुशी चिल्ला चिल्ला कर यह बातें कह रही थी तो वही उसकी बातों को इमेजिन कर अक्षत एकदम से हैरान रह गया। वह लगभग बेचैनी में तड़पते हुए, उद्धरण चिन्ह, नहीं नहीं, ऐसा ऐसा नहीं होगा। जान, ये तुम क्या कह रही हो, पागल हो गई हो। वह ऐसी जिंदगी नहीं जिएगा। तुम उसे वापस लाओ, जाओ उसे वापस लाओ। जान, तुम सुन रही हो ना, तुम उसे वापस। मैं तुम्हें सब कुछ क्लियर कर दूंगा। इन 2 सालों में मैं कहाँ था, क्यों था और किस कंडीशन में था। तुम बस उसे वापस। अक्षत ने खुशी का हाथ पकड़ा, तभी खुशी गुस्से से उसका हाथ झटक कर, नहीं मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि आप मुझे वह नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अपना पति चाहिए, उनके साथ रोमांस चाहिए। और आपको भी क्या फर्क पड़ता है, कल को वह बच्चा आएगा, आपका वक्त एक बार फिर आपसे चुरा लेगा, क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आएगा। उसे तो सिर्फ अपनी माँ और बाप समझ आते हैं, लेकिन उसके बाप को उसकी जरूरत नहीं है। तो क्यों आए वह यहाँ। यू नो वॉट अक्षु, आप सही कहते थे, ये बच्चे सचमुच मुसीबत होते हैं। लेकिन अब ये मुसीबत हमसे दूर जा चुकी है। अब आप और मैं आज़ाद हैं एक दूसरे के। वैसे भी आपको फालतू के रिश्ते में इंटरेस्ट नहीं है और मुझे आपके अलावा किसी और चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रखना। अब हम दोनों पहले की तरह एक दूसरे के करीब रहेंगे, जब दिल करेगा प्यार करेंगे। आइए ना अक्षु, कम ऑन, किस मी। खुशी एक बार फिर अक्षत को सेड्यूस करने लगी। हालांकि यह करते हुए उसका दिल रो रहा था, लेकिन फिर भी अक्षत के अंदर के फीलिंग को बाहर लाने के लिए उसे यह करना था। तो वही फाइनली अक्षत एकदम से उसे दूर होकर गुस्से से बोला, उद्धरण चिन्ह, जान शट अप, जस्ट शट अप। मैं अच्छे से जानता हूँ तुम क्या करने की कोशिश कर हो, पर सच कहूँ तो आज मुझे सचमुच खुद पर गुस्सा आ रहा है। मैं अब तुमसे कोई बहस नहीं कर सकता। मैं मानता हूँ मुझे वह बच्चा बर्दाश्त नहीं है क्योंकि वह तुम्हारे करीब आता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं उससे नफरत करता हूँ। इसका मतलब यह है कि मैं तुम्हें खुद से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ। काश तुम इस बात को समझ पाती। खैर जो भी है, एक बात कान खोल कर सुन लो, मैं तुम्हें किसी के साथ भी नहीं बांटूंगा। तुम हमेशा हमेशा सिर्फ मेरी रहोगी, तुम चाहो या ना चाहो। मैं तुम्हें तो हासिल कर ही लूँगा और हम दोनों के बीच कोई नहीं आएगा, वह बच्चा भी नहीं, चाहे इसके लिए मुझे पूरी दुनिया से ही क्यों ना लड़ना पड़े। पर इसका मतलब यह नहीं कि मैं उसे अपनी जिंदगी से जाने दूंगा। वह इस दुनिया में मेरी मर्जी के खिलाफ आया है, लेकिन वह मेरी जिंदगी से दूर मेरी मर्जी के साथ ही जाएगा। उद्धरण चिन्ह। और फिलहाल अक्षत जिंदल ने उसे जाने की इजाजत नहीं दी है, तो वह नहीं जा सकता, समझी तुम। वह नहीं जा सकता। उद्धरण चिन्ह। मैं जा रहा हूँ, उसे रोकने में भी देखता हूँ कौन रोक लेता है मुझे। इतना कहकर अक्षत तेजी से कमरे से बाहर भागा। तो वही उसकी बातों को सुनकर पहले तो खुशी हैरान हुई, लेकिन अगले ही पल उसके होठों पर एक मुस्कान आ गई। हालांकि उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह जानती थी उसका पति कितना बड़ा जिद्दी है। अगर उसने फैसला ले लिया तो उसे उसके फैसले से हिलाना किसी के बस की बात नहीं है। अगर खुशी अक्षत को सीधे लैंग्वेज में समझती तो अक्षत कभी भी उसकी बात को नहीं समझता, बल्कि उसे यही लगता कि अंश अक्षत के हिस्से की इम्पोर्टेंस खुशी की लाइफ में हासिल कर चुका है और वह अंश से और भी ज़्यादा नफरत करता। अक्षत को अपनी गलती का एहसास करवाने के लिए यह जरूरी था कि वह अपने अंदर छुपे हुए बाप को बाहर लाए, जो तभी मुमकिन था जब बच्चा मुसीबत या तकलीफ में हो। खुशी अक्षत की बीवी थी और उसे हैंडल करना बहुत अच्छे से जानती थी। अब वह भी अपने अंदर छुपी हुई ममता और एक माँ को रोक नहीं पाए। वह भी अपने आंसू पोंछते हुए तेजी से क्लोजेट रूम की तरफ भागी, क्योंकि इस वक्त वह नाइटी में थी। जल्दी से एक ड्रेस पहनकर वह दूसरी गाड़ी से अक्षत के पीछे निकल गई। तो वही अक्षत गुस्से से खुद ड्राइविंग कर रहा था। दोस्तों, मैं जानती हूँ आप लोग बहुत दिनों से चैप्टर का इंतजार कर रहे थे, पर आप मेरी प्रॉब्लम भी समझने की कोशिश कीजिए। मेरे पास एक नहीं बल्कि प्रॉब्लम की पूरी दुकान है। सबसे पहले त्योहारों का सीजन में अपनी छठ पूजा, दिवाली और बाकी चीज़ों में बहुत ज़्यादा बिजी थी। सेकंड, मेरी बेटी को पिछले 2 महीने से जॉन्डिस था और वह 2 बार हॉस्पिटल हो गई थी।
और साथ ही क्योंकि मुझे अस्थमा है, मुझे भी कुछ हेल्थ इश्यू आ गए थे, ज़्यादा स्ट्रेस और टेंशन के कारण। ऊपर से कंपनी वालों ने मुझे 3 कहानियों की समरी लिखने के लिए कह दिया है। मेरा सया साइको लव कॉन्ट्रैक्ट और माय ऑब्सेस्ड माफिया। कंपनी को इन सभी कहानियों का डिटेल वर्जन चाहिए, जिसमें मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ और मेरी तबीयत अभी तक ठीक नहीं है, काफ़ी ज़्यादा कमज़ोरी और बैक पेन हो रहा है। ऊपर से इस कहानी की पेमेंट बंद हो गई है, तो कहानी लिखने का भी कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा। फिर भी मैं कोशिश करूँगी जल्द से जल्द इस कहानी को फिनिश कर दूँ। आई होप आप लोग समझ सकते हैं। एपिसोड 116। अक्षत के हिस्से की इम्पोर्टेंस खुशी की लाइफ में हासिल कर चुका है और वह अंश से और भी ज़्यादा नफरत करता। अक्षत को अपनी गलती का एहसास करवाने के लिए यह जरूरी था कि वह अपने अंदर छुपे हुए बाप को बाहर लाए, जो तभी मुमकिन था जब बच्चा मुसीबत या तकलीफ में हो। खुशी अक्षत की बीवी थी और उसे हैंडल करना बहुत अच्छे से जानती थी। अब वह भी अपने अंदर छुपी हुई ममता और एक माँ को रोक नहीं पाए। वह भी अपने आंसू पोंछते हुए तेजी से क्लोजर रूम की तरफ भागी, क्योंकि इस वक्त वह नाइटी में थी। जल्दी से एक ड्रेस पहनकर वह दूसरी गाड़ी से अक्षत के पीछे निकल गई, तो वही अक्षत गुस्से से खुद ड्राइविंग कर रहा था। वह हाईवे से गुजर रहा था कि तभी उसने रास्ते में किसी को जोर जोर से रोते तड़पते हुए देखा। सामने एक ब्लैक कलर की गाड़ी रुकी हुई थी और एक ड्राइवर सड़क पर मरा हुआ था। इस गाड़ी को देखते ही अक्षत ने तुरंत अपनी गाड़ी को ब्रेक लगाया, क्योंकि सामने ब्लैक कार पर जिंदल खानदान का लोगो लगा हुआ था। गाड़ी को देखते ही अक्षत को एक सेकंड नहीं लगा पहचानने में कि यह उनकी ही कार का एक कलेक्शन है। लेकिन इस गाड़ी में कौन हो सकता है, सोचकर वह जल्दी से गाड़ी से बाहर निकला, तो सड़क पर ड्राइवर की लाश और एक कोने पर खून से लथपथ एक औरत को देखकर उसका दिल धक से बैठ गया। यह कोई और नहीं बल्कि अनाथ आश्रम की केयरटेकर मारिया आंटी थी, जिनके हाथों में खुशी ने अपने बेटे अंश को सौंपा था। आप यहाँ क्यों हैं, इस तरह रो क्यों रही है? और यह सब खून, ड्राइवर, क्या हुआ है यहाँ? और अंश कहाँ है? वह तो आपके साथ था ना? अक्षत जल्दी से घबरा कर उनके पास गया। उद्धरण चिन्ह। अक्षत की घबराई हुई आवाज सुनकर मारिया आंटी, जो बहुत ज्यादा घायल थे, उनके पूरे बदन और माथे से खून बह रहा था। उनकी आवाज लड़खड़ा रही थी, शायद अब उनकी आखिरी सांसें चल रही थी। बहुत ही धीमी आवाज में बोली, उद्धरण चिन्ह, मिस्टर जिंदल, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके बच्चे का ख्याल नहीं रख पाए। कुछ लोग उसे जबरदस्ती छीनकर प्लीज अंश को बचा। इतना कहकर वह बड़ी मुश्किल से अपनी उंगली से सामने की तरफ इशारा करते हुए एकदम से खामोश हो गई और उनके शब्दों को सुनकर अक्षत के पैरों तले जमीन निकल गई। वह तुरंत तुम्हारी आंटी उठाने की कोशिश करता है, लेकिन शायद वह समझ चुका था वह मर चुकी है। अब तो अक्षत गुस्से से अपनी लाल आंखों के साथ सामने की तरफ घूम रहा था और एकदम से दहाड़ते हुए उठा, आह श। और तभी खुशी भी अपनी सिक्योरिटी और एक कार के जरिए वहां पहुंच चुकी थी। मारिया आंटी को देखकर वह जोर जोर से रोने लगी, चिल्लाने लगी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अक्षत के पास भी इतना वक्त नहीं था कि वह खुशी को संभाल सके। उद्धरण चिन्ह, क्वीन को संभालकर घर पहुंचाओ फास्ट। इतना कहकर वह तुरंत अपनी कुछ सिक्योरिटी के साथ तेजी से गाड़ी में बैठकर वहां से चला गया। रास्ते में उसने अपनी टीम एंथनी, शिवाय और राजीव को इन्फॉर्म किया। वहीं दूसरी तरफ अपने बेटे रायहान के बिना रूही की हालत खराब हो रही थी। उसने खाना पीना छोड़ दिया था और उसे पैनिक अटैक भी आ रहे थे, क्योंकि यान खान ने आज तक उसके साथ जो कुछ किया था वह सभी किसी फिल्म की रील की तरह उसकी आंखों के सामने घूम रहे थे। डॉक्टर समीर और निकिता उसे संभालने की कोशिश कर रहे थे। आधी रात को रूही ने एक बुरा ख्वाब देखा और घबराकर बिस्तर पर उठकर बैठ गई। उसने ख्वाब में देखा था कि रिया उसके बेटे रायहान को बुरी तरह टॉर्चर कर रही है और अयान खान भी इस चीज के मजे ले रहा है। रायहान जोर जोर से रोकर अपनी मां को पुकार रहा है। इस ख्वाब के साथ ही रूही बहुत घबरा गई थी और फाइनली ना चाहते हुए भी वह फैसला ले चुकी थी कि उसे अपने बेटे रूहान के पास जाना होगा। उसने कमरे में देखा तो डॉक्टर समीर सामने सोफे पर ही सोए हुए थे। रूही अपनी जगह से उठ दिल ही दिल में रोते हुए समीर से माफी मांगती है और अपना दिल पक्का करके अयान खान के घर की तरफ निकल गई। आधी रात को जब वह अयान खान के घर में एंटर करती है तो हाल में उसे अयान खान शराब और सिगरेट की कश लेते हुए होठों पर एटीट्यूड स्माइल लिए बैठा हुआ नजर आया। रूही को देखते ही उसने कहा, उद्धरण चिन्ह, आ गई तुम, मुझे मालूम था तुम जरूर आओगी। मैं यहाँ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि अपने बेटे के लिए आई हूँ। तुम ये गलती से भी मत समझना कि मैं तुम्हारे आगे झुक गई हूँ या टूट गई हूँ। तुम चाहे कुछ भी कहो, लेकिन तुम्हारा आना ही इस बात का सबूत है कि अयान खान ने तुम्हें एक बार फिर तोड़ दिया।
खैर आ ही गई हो तो जाओ, कमरे में कुछ चीजें तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। तुम्हें मालूम है तुम्हें क्या करना है। इन शब्दों को कहते हुए अयान खान के होठों पर एक डेविल स्माइल थी। रूही भी उसके शब्दों का मतलब बहुत अच्छे से जानती थी। वह बिना कुछ बोले तेजी से अयान खान के कमरे की तरफ चली गई कि तभी उसकी नज़र दरवाजे पर खड़ी रिया पर गई। रिया रूही को नफरत भरी नज़रों से देख रही थी और उसे देखकर रूही को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि तभी हाल में बैठे अयान खान की ऊंची आवाज एक बार फिर दोनों के कानों में गई। उद्धरण चिन्ह, तुम दोनों अपना ये टशन और लुक एक दूसरे को बाद में दिखाना। फिलहाल मेरा कुछ और देखने का मूड है जिसे स्पॉइल करना तुम दोनों के लिए खतरनाक हो सकता है। रूही स्वीटहार्ट कमरे में जाओ और हाँ पहले की तरह रेडी होना। अयान खान की इन घटिया बातों को सुनकर रूही के हाथ की मुट्ठी कस गई थी, लेकिन वही गहरी सांस लेकर कमरे के अंदर दाखिल होने ही वाली थी जब रिया ने धीरे से कहा, उद्धरण चिन्ह, तुम उसके साथ एक बार फिर से इस जिंदगी में वापस लौट आए, वह भी इतनी आसानी से। मुझे तो लगा कि तुम्हारे अंदर थोड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट और शर्म बाकी होगी, पर तुम्हें देखकर लगता नहीं है कि मैं तुमसे अलग हूं, यही ना। रूही ने रिया की तरफ घूरते हुए कहा, उद्धरण चिन्ह, तुम मुझसे शर्म और सेल्फ रिस्पेक्ट की बात कर रही हो? लाइक सीरियसली? जिस औरत के पास खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट ना हो, बिना किसी रिश्ते के किसी भी मर्द के बिस्तर पर बीच जाने वाली औरत मुझसे यह बातें कह रही है? रिया तुम्हारा तो मालूम नहीं पर मैं अपनी कह सकती हूँ। उद्धरण चिन्ह, और ना मेरा अंजाम बाकी औरतों की तरह होगा। इतना कहकर रूही अपने होठों पर एक डेविल स्माइल लेकर कमरे में चली गई। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। रूही की बातें सुनकर रिया के तन बदन में आग लग गई थी। वह गुस्से से दांत पीसकर रह गई। उसे रूही की बातों का मतलब अच्छे से समझ तो नहीं आया था, पर ना जाने क्यों वह रूही की आंखों में कुछ अजीब देख सकती थी। कमरे में आकर रूही ने कमरे को अच्छे से ऑब्जर्व किया तो उसके कदम एक पल के लिए लड़खड़ा गए, क्योंकि कमरे में बेड पर व्हाइट बेड शीट जिस पर कुछ रोज फ्लावर पेटल्स पड़े हुए थे, आसपास सेंटेड कैंडल्स जल रहे थे। कमरे का माहौल काफी ज्यादा रोमांटिक, चारों तरफ फ्लावर्स और कुछ फेरी लाइट्स डेकोरेशन हुई थी। लेकिन इसके साथ ही एक टेबल पर एक रेड कलर का बॉक्स था, जिसे देखते ही रूही के हाथ पैर ठंडे पड़ गए, क्योंकि पिछले 7 सालों में भले ही इस कमरे का लुक चेंज हो चुका था, लेकिन ये बॉक्स आज भी वैसा ही था। रूही की आंखों के सामने 7 साल पहले के नज़ारे घूम रहे थे, जब अयान खान उसके करीब आता था और 7 साल पुरानी उन यादों को याद करते हुए रूही की नज़र बेड पर रखे हुए एक सेक्सी नाइट गाउन पर गई, जिसे देखकर उसे बहुत ज्यादा नफरत और घिन आ रही थी। वह किसी तरह लड़खड़ाते कदमों से उसे ड्रेस के पास गई। उसकी आंखों में नमी आने लगी थी। लगभग 10 मिनट बाद अयान खान कमरे के अंदर दाखिल हुआ। कमरे का रोमांटिक माहौल देखकर उसकी आंखों में लस्ट और हवस साफ नजर आ रही थी। उसने एक नज़र कमरे में दौड़ाया तो रूही वहां नहीं थी। इसके बाद उसके होठों पर डेविल स्माइल आ गई। वह अपने हाथ में लिए हुए शराब की बोतल को अपने होठों से लगाते हुए एक जाम लेता है और फिर उसकी नज़र टेबल पर रखे हुए बॉक्स पर गई, जिसे देख वह गंदी सी स्माइल के साथ बॉक्स को खोलता है। इस बॉक्स में अलग अलग फ्लेवर के न जाने कितने ही प्रोटेक्शन पैकेट थे और साथ ही कुछ वाइल्ड टॉर्चर वाले सामान, हाथों की हथकड़ी, स्टिक, वाइब्रेटर और भी न जाने कैसी कैसी चीज, जिन्हें अपने हाथों से छूटे हुए अयान खान रूही के साथ अपने वाइल्ड रोमांस को याद कर रहा था। किस तरह वह इन चीजों से रूही को टॉर्चर करता था और किस तरह रूही उसके सामने रोते हुए रिक्वेस्ट करती थी कि वह उसे छोड़ दे। इन बातों को याद करते हुए उसके अंदर का हैवान जाग रहा था कि तभी बाथरूम का दरवाजा खुला और रूही बाहर आई। उसने अपने बदन पर बाथरोब पहन रखा था। दरवाजा खोलने की आवाज से ही अयान खान होठों पर डेविल स्माइल लिए पलटकर देखता है तो रूही को एक बाथरोब में देखकर उसकी आंखें ठंडी हो गई। उद्धरण चिन्ह, तुमने ये ड्रेस क्यों पहनी है? मेरी दी हुई आउटफिट कहाँ है? जाओ जाकर उसे पहन कर आओ। भूल गई मैं तुम्हें किस तरह देखना चाहता हूँ। अयान खान की डोमिनेटिंग बातों को सुन रूही अपनी नज़र दूसरी तरफ करते हुए बोली। उद्धरण चिन्ह, बहुत लंबा वक्त हो गया है, मुझे अजीब सा लग रहा है। प्लीज अगर तुम लाइट ऑफ कर दो तो। उद्धरण चिन्ह, वॉट? प्रश्नवाचक चिन्ह। अयान खान ने गुस्से से कहा। तब रूही ने हिम्मत बटोर कर कहा, देखो मजबूरी में मुझे तुम्हारे पास वापस आना पड़ा और मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम क्या करना चाहते हो। तुम्हें ना तो मुझसे प्यार है और ना ही मेरे लिए इमोशंस। तुम मुझे सिर्फ तकलीफ देना चाहते हो। एक वक्त था जब मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करती थी और तुम्हारी आंखों में भी अपने लिए उसे देखने की चाहत रखती थी।
लेकिन अब तुम्हारी यह आंखें मुझे खुद से नफरत करने के लिए मजबूर कर देती हैं। ये नफरत तो मुझे जिंदगी भर महसूस करनी है, लेकिन प्लीज आज की रात क्या तुम पहले और आखिरी बार मुझसे प्यार से पेश आ सकते हो। रूही के इन शब्दों ने न जाने क्यों अयान खान को स्पीचलेस कर दिया था। वह रूही की आंखों में देखने लगा, जिन आंखों में एक वक्त पर उसे अपने लिए सिर्फ मोहब्बत नजर आती थी, आज उसे इन आंखों में एक खालीपन नजर आ रहा था। उसके हाथों में ली हुई शराब की बोतल एकदम से उसके हाथों से छूट गई और कमरे में एक जोरदार आवाज गूंज उठी। अयान खान धीरे से अपने कदम स्विच बोर्ड की तरफ बढ़ाकर जैसे ही उसे ऑफ करने वाला था, रूही ने अपनी धीमी आवाज में अयान खान से कहा, उद्धरण चिन्ह। मुझे मालूम है इस सवाल का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि इसका जवाब मुझे अच्छे से पता है। फिर भी एक बार पूछना चाहती हूँ, अयान क्या तुमने सचमुच मुझसे जिंदगी में कभी प्यार नहीं किया था? उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही अयान के हाथ अपनी जगह पर रुक गए और तभी रूही ने कहा, उद्धरण चिन्ह। क्या हो अगर तुम्हें यह मालूम हो कि तुम्हारी बहन के कातिल मेरे भाई नहीं थे, बल्कि यह किसी और की सोची समझी साजिश थी। ये शब्द सुनते ही अयान खान एक झटके में पलटकर गुस्से से रूही को घूरता है और दांत पीसकर बोला, उद्धरण चिन्ह। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरी बहन का कातिल तुम्हारा भाई था, ये बात सारी दुनिया जानती है और मैं भी अच्छे से जानता हूं कि। तभी रूही ने एक बार फिर अपनी नज़र यूं ही झुकाए हुए कहा, क्या हो अगर तुम्हें यह मालूम हो कि तुम्हारी एक गलतफहमी के कारण तुमने मेरे दिल में अपने लिए मोहब्बत को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया है। उद्धरण चिन्ह। और अब मेरे दिल में किसी और के लिए मोहब्बत है। आज इस बिस्तर पर तुम मेरे करीब आओ, लेकिन मैं ये सोचूं कि मेरे करीब आने वाला मेरी नई मोहब्बत मेरा समीर है तो। ये सुनते ही अयान खान एकदम से गुस्से से दहाड़ उठा। वह एक झटके में रूही का गला पकड़ लेता है और उसे लगभग दबाते हुए दांत पीसकर बोला, उद्धरण चिन्ह। क्या बकवास कर रही हो तुम? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? क्या हो अगर मैं ये कहूं कि भले ही तुम आज की रात मेरे साथ सेक्स करो, लेकिन मैं तुम्हारे नाम की नहीं बल्कि समीर के नाम की सिसकियां लूं, आहें भरूं और उसके टच को ही अपने बदन पर फील करो। चुप हो जाओ वरना मैं तुम्हें अभी। अयान खान रूही के गले पर अपनी पकड़ कस देता है। रूही को अब सांस नहीं आ रही थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन फिर भी उसके होठों पर मुस्कान थी। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी सांसें संभालते हुए कहा, उद्धरण चिन्ह। क्या हो अगर मैं ये कहूँ कि समीर ने मुझे कुछ दिन पहले तुमसे भी ज्यादा अच्छे से सेटिस्फाई किया। उसने मुझे बताया कि मर्द की मोहब्बत क्या होती है, और अब मैं उस एहसास के साथ जिंदगी भर तुम्हारे टॉर्चर को बर्दाश्त कर सकती हूँ, क्योंकि समीर का हक अब मेरे दिल पर ही नहीं बल्कि मेरे शरीर पर भी है। उद्धरण चिन्ह। मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहूंगी तो जरूर, लेकिन तुम्हारी होकर नहीं बल्कि समीर की होकर। जैसे आज तक मेरी ही आंखों के सामने तुमने रिया को हासिल किया था, वैसे ही मैं भी किसी और की बाहों में समा चुकी हूँ। वह मेरे अंदर तक उतर चुका है। क्या हुआ हो अगर मैं ये कहूँ कि समीर ने मेरे शरीर के हर एक इंच को उस तरह ही देखा है, छुआ है और हासिल किया है जैसे कभी तुम। तो दोस्तों, आगे कहानी में क्या होगा ये जानने के लिए स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ नॉवल स्टोरी 2.6 पर। अगर कहानी आप सबको पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।